हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, विच इज़ ट्राईपार्टाइट एंड बाईपार्टाइट बॉडीज़। लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिस्कस करा था एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो कोई भी मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आप पूरी वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद tripartite bodies and bipartite bodies. So let's start with tripartite bodies first. देखो, ट्राई है तो इसका मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्राईपार्टाइट बॉडीज में तीन ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है एम्प्लॉयर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। देन एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो इसको हम बोलते हैं ट्राईपार्टाइट बॉडीज़। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कौन कौन सी बॉडीज़ हैं। Industrial relations in India have been shaped largely by the principles and policies evolved through ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव मशीनरी एट द इंडस्ट्रियल एंड नेशनल लेवल। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है इंडिया में, अगर हम बात करें तो वो लार्जली कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बना है, फॉर्म हुआ है। वो प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज जो इवॉल्व हुई हैं थ्रू ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव मशीनरीज। और इन मशीनरीज का एम क्या था? टू ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर फॉर म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड गुडविल। तो मतलब जो कंसल्टेटिव बॉडीज़ होती हैं, जो ट्राईपार्टाइट बॉडीज़ होती हैं, उनका एम क्या होता है? जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ जो डिस्प्यूट की पार्टीज़ हैं, उनको एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पे लाके रखना, उनको एक म्यूचुअल जो जैसे उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं तो उसको हटा के किसी एक बात पे सेटल होना। तो उनका एम होता है टू ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर फॉर म्यूचुअल सेटलमेंट। A large number of tripartite bodies have been set up by the government to provide a forum of discussion and consultation on various labor related issues. तो जितने भी लेबर रिलेटेड इश्यूज हैं, लेबर वेलफेयर हो गया, उनकी हेल्थ कंडीशंस, उनकी वर्किंग कंडीशंस, वेजेस, सैलरीज, इन सब से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना, कंसल्ट करना, तो उसके लिए एक फोरम तैयार होता है। ये ट्राईपार्टाइट बॉडीज जो बनी है, ये एक किस्म का फोरम है, प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है पार्टीज को कि वो वहाँ आए, वो डिस्कस करें। अब ट्राईपार्टाइट बॉडीज कौन कौन सी हैं, मैंने यहाँ पर वो लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो। फर्स्ट है द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, the Standing Labour Committee, the Committee on Conventions, the Industrial Committee, and other bodies of tripartite nature dealing with various aspects of labor problem. तो ये सब क्या है? ये सब है ट्राईपार्टाइट, important ट्राईपार्टाइट बॉडीज। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन से कि कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब कि ये क्यों हमको जो बॉडीज़ हैं कि ऐसा एक कुछ बॉडी होनी चाहिए जिसमें एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट मिल के कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार करे। तो ये कैसे बना, ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसको हम पढ़ रहे हैं। द नीड फॉर कंसल्टेशन ऑफ मैटर्स ऑन लेबर मैटर्स on pattern set by ILO was recommended by Whiteley Commission in 1931। तो वाइटली कमीशन, जिसको हम नॉर्मली द रॉयल कमीशन ऑन लेबर के नाम से जानते हैं, वो इसका सेकंड नेम वाइटली कमीशन है, क्योंकि उनके आई थिंक जो चेयरमैन थे वो मिस्टर वाइटली थे, इसलिए उनके नाम पे रखा गया है। तो उन्होंने, इस कमीशन ने ये पहले ये चीज़ समझी कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि वो लेबर रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसको डिस्कस कर पाएँ, एक पैटर्न हो जिसमें ILO लेबर से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसको डिस्कस कर पाएँ। इट एनवाइसेज्ड अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन which should be sufficiently large enough to ensure adequate representation of various interest involved। इनका मतलब था कि जो भी ये कमीशन था, इन्होंने ये बोला था कि एक ऐसा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि वो इतना बड़ा हो कि वो प्रॉपरली जो वेरियस इंटरेस्ट हैं, वेरियस इंटरेस्ट किन के हैं, एम्प्लॉयर्स के, वर्कर्स के, गवर्नमेंट के साथ मिलके वो रिप्रेजेंट कर सकें। और वो इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ दीज ट्राईपार्टाइट बॉडीज जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस करी।
The representative of employers, laborers and government should meet regularly in the conference. जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी उसमें वो इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें एक सारे के सारे जो पार्टीज हैं अपने इंटरेस्ट के लिए जो भी उनका इंटरेस्ट है रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर एंड ऑल वो आए आप सामने और वो डिस्कस करें मैटर्स, वो मैटर्स डिस्कस करें, रेगुलरली मीट करें, रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस हों. बट द रिकमेंडेशन वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड. लेकिन ये जो रिकमेंडेशन थी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई एंड नथिंग कुड बी डन इन दिस रिस्पेक्ट टिल द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक नहीं होती, स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले तक ये जो एक रिकमेंडेशन था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए बाय द रॉयल कमीशन ऑफ लेबर, वो एक मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, उसको एक कॉन्क्रीट शेप नहीं दिया जा सकता था. तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना. रॉयल कमीशन ऑफ लेबर कब बना था ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बहुत ईजी है इसका आंसर. आई होप आप लोगों को आता होगा और अगर नहीं आएगा तो मैं फिर आपको आफ्टर सम वाइल मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी. तो आप तब तक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा. ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग कंसल्टेशन ऑन इम्पॉर्टेंट लेबर मैटर्स. तो जब वॉर चल रही थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी कि वो क्या करे, इंपॉर्टेंट लेबर जो मैटर्स हैं उससे रिलेटेड मीटिंग्स कंडक्ट करे, कंसल्टेशन करे. These consultation, however, held in 1941 and 42 separately with representatives of each. तो क्या होता था, जो कंसल्टेशन है सेपरेटली होती थी कि हर एम्प्लॉयर्स की साइड के रिप्रेजेंटेटिव से उनकी बातें सुनी जाती थी, वर्कर्स की साइड के रिप्रेजेंटेटिव से उनकी बातें सुनी जाती थी. ऑफ ग्रुप बाय गवर्नमेंट टू फाइनलाइज पोस्ट वॉर लेबर प्रोग्राम. ये कंसल्टेशन क्यों होती थी कि जो वॉर है, क्योंकि वॉर जब हो रही थी तो उस समय सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा था, वहाँ उस पर्टिकुलर रीजन की प्रोडक्टिविटी को. काम ठप हो गया था क्योंकि मशीन जब प्रोडक्शन ऑब्वियसली नहीं हो रहा था, इंसान जब पूरा का पूरा एरिया वॉर जोन बन चुका है तो वहाँ पर फैक्ट्रीज क्यों नहीं चल रही होंगी. जब फैक्ट्रीज नहीं काम कर रही थी, कंपनी स्टॉप हो चुकी थी तो प्रोडक्शन स्टॉप हो गया था. तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जब हैम्पर हो रही थी तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया था कि जब वॉर ख़त्म होगी उसके बाद उस चीज़ को कैसे रिवाइव किया जाए. तो उस चीज़ के लिए कि पोस्ट वॉर क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, कैसे कैसे लेबर प्रोग्राम्स होने चाहिए, उसके लिए सेपरेटली मीट्स होते थे, सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड एज वेल एज एम्प्लॉयज़ या वर्कर साइड, उनसे क्या करती थी, उनसे कंसल्टेशन लेती थी. द एक्सपीरियंस ऑफ दीज कंसल्टेशन हाईलाइटेड द नेसेसिटी ऑफ होल्डिंग द मीटिंग. और ये जो कंसल्टेशंस होते थे इसका जो एक्सपीरियंस था, इसकी वजह से ये समझ में आया कि हाँ ऐसा एक फोरम होना चाहिए, ऐसा एक बॉडी होनी चाहिए जो बॉडी ये सब कॉन्फ्रेंसेस, ये सब मीटिंग कंडक्ट करवा सके. एंड अकॉर्डिंगली द फोर्थ लेबर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1942 इन अगस्त. तो अगस्त 1942 में फोर्थ लेबर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एक परमानेंट ट्राईपार्टाइट कोलैबोरेशन मशीनरी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसको बोला गया प्रीलिमिनरी लेबर कॉन्फ्रेंस. तो प्रीलिमिनरी लेबर कॉन्फ्रेंस को ही बाद में नाम दिया गया द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान में रखना. और फिर उसके साथ साथ एक स्टैंडिंग लेबर एडवाइजरी कमेटी भी बनी जिसको सब्सिक्वेंटली उसके नाम से एडवाइजरी को हटा दिया गया एंड वी गॉट स्टैंडिंग लेबर कमेटी. आई होप आपको ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री था ये समझ में आ गया होगा. नाउ विल मूव टू द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड द स्टैंडिंग लेबर कमेटी. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मोटिव क्या है आईएलसी का. पहला है टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन द लेबर लेजिस्लेशन. जो लेबर लॉज हैं उनमें क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि जो भी लेबर लॉ है, जो भी उस जिस भी एरिया में वो लेबर लॉ अप्लाई होता है उन सबको एक तरह से उसका मतलब जो प्रोविजंस है सब में एक तरह से फॉलो होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि कहीं फॉलो हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहे हैं, या जहाँ नहीं हो रहे हैं अगर कोई जगह नहीं हो रहे तो वहाँ पर उसको पेनलाइज किया जा रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहे तो वहाँ पर उसको नहीं पेनलाइज किया जा रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. टू ले डाउन, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट.
अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने का, उस डिस्प्यूट पे डिसाइड करने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए कि आप इस स्टेप्स को फॉलो करके वो डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो। थर्ड क्या था, टू डिस्कस ऑल मैटर्स ऑफ ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस एज बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स होते हैं उसको भी डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव था आईएलसी का। द फंक्शन ऑफ आईएलसी इज टू एडवाइज। अब फंक्शन क्या था, आईएलसी क्यों फॉर्म हुआ था, ताकि वो एडवाइस कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन एनी मैटर रिफर टू इट फॉर एडवाइस। जो भी मैटर उस आईएलसी के पास पहुंचा जाएगा कि वो एडवाइस, मतलब आईएलसी खुद से कुछ नहीं करेगी, उसके पास जब मैटर आएगा कि उससे उसकी एडवाइस चाहिए तो फिर वो एडवाइस देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन द रिलेटेड मैटर, taking into account the suggestions made by the government, the state and the representative। और वो डिसीजन या वो अपना जो एडवाइस है वो कैसे देगी, वो उस पर्टिकुलर मैटर पे सारे लोगों से, सारी पार्टी से एडवाइस लेगी, सजेशंस लेगी, सॉरी एडवाइस नहीं, सजेशंस लेगी। वो पार्टीज कौन सी हैं, फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो ट्रेड यूनियंस है उसके उनकी सजेशंस, जो एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन है वहाँ से सजेशंस, जो स्टेट है वहाँ से सजेशंस, वो सारे सजेशंस को एनालाइज किया जाएगा। फिर एनालिसिस के बाद आईएलसी डिसाइड करेगी जो चीज़, उसको वो एडवाइस करेगी टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द स्टैंडिंग लेबर कमिटीज मेन फंक्शन। अब स्टैंडिंग लेबर कमेटी का मेन फंक्शन क्या है, टू कंसिडर एंड एग्जामिन सच क्वेश्चंस एज मे बी रिफर्ड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सारे क्वेश्चंस को कंसिडर करना, एनालाइज करना, एग्जामिन करना, वो सारे मैटर्स से रिलेटेड जो भी उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी, और एडवाइस करना। एडवाइस किसके बाद, आफ्टर टेकिंग द सजेशंस फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सजेशंस लेना, वर्कर से सजेशंस लेना, एम्प्लॉयर से सजेशंस लेना, उसके बाद वो सारे सजेशंस को एग्जामिन करना, एनालाइज करना, और फिर एज प्रिस्क्राइब जो भी उनको लगता है, मतलब जो भी उसको ठीक लगता है वो चीज़ वो एडवाइस करना टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और आईएलसी कब कब मिलती है, आईएलसी साल में एक बार उसकी मीटिंग होती है, और जो एसएलसी है वो एज एंड व्हेन नेसेसरी इट कैन मीट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ कमेटी ऑन कन्वेंशन, ये है थर्ड बॉडी, ट्राइपार्टाइट बॉडी। पहली और दूसरी हमने पढ़ ली, आईएलसी एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी। अब है कमेटी ऑन कन्वेंशन। इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका, आई थिंक रिसेंटली आया है, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट जितना मुझे याद है आई थिंक 2020 में इससे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था क्रोनोलॉजिकल वे में कुछ बॉडीज दी थी, उसको लगाना था जब वो फॉर्म हुई हैं, तो उनमें से एक बॉडी थी कमेटी ऑन कन्वेंशन। दिस इज अ 3-man ट्राइपार्टाइट कमेटी सेटअप इन द ईयर 1954। तो कब ये सेट हुई है, इन द ईयर 1954। तो ये ध्यान में रखना। और ये छोटी छोटी जो बॉडीज़ है ना, इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजिकल वे में उसको आप लगाना आ सकता है कि अब इसको क्रोनोलॉजिकली सेट करो, तो तब ये इनके ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 1954 में सेट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है ये बॉडी, 3-man ट्राइपार्टाइट कमेटी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एग्जामिन आईएलओ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। देखो नाम से पता चल रहा है कन्वेंशंस, तो आईएलओ के जितने भी कन्वेंशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उसको एग्जामिन करना। कौन से एग्जामिन करना, जो कि इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं करे हैं, उनको एग्जामिन करना। और उसके बाद टू मेक सजेशंस विद रिगार्ड टू द फेस्ड एंड स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएलओ स्टैंडर्ड्स। तो सजेशंस देना ताकि जो आईएलओ कन्वेंशंस और स्टैंडर्ड्स हैं उसको अच्छे से और स्पीडली क्या करा जाए, इम्प्लीमेंट करा जाए इन द कंट्री। तो इसका यही एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। Now industrial committee, the fourth one. The 8th session of ILC decided to set up industrial committee to discuss। अब 8th session जो हुआ था ILC का 1947 में, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इंडस्ट्रियल कमेटी सेट हो, ताकि एक डिस्कस कर, किस लिए सेट हो, टू डिस्कस वेरियस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स स्पेशल टू इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, उसको डिस्कस करने के लिए ये सुझाव दिया गया, ये डिसाइड किया गया कि एक इंडस्ट्रियल कमेटी सेट हो।
और फिर वो जो जितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस होंगी उसका जो भी रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाएगा कॉन्फ्रेंस में, विच वुड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। और द फर्स्ट ILC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमेटी कब बनी थी? 1947 में बनी थी। These committee provide a forum for the discussion of proposals for legislation। जो भी लेबर रिलेटेड legislations है उससे रिलेटेड जो भी proposals हैं उसको डिस्कस करने के लिए एक फोरम प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्रियल कमेटी। और भी जितने भी मैटर्स है रिलेटेड टू लेबर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशंस होंगे उस डिस्कशंस के लिए ये फोरम प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल कमेटी। तो डिस्कशन मतलब ऑब्वियसली जब वो लेजिस्लेशन फाइनलाइज हो, इनैक्ट हो, उससे पहले वो लेजिस्लेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस होंगे वो इस फोरम में होंगे। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अदर ट्राइपार्टाइट बॉडीज, तो ये मिसलेनियस ट्राइपार्टाइट बॉडीज हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। पहली है स्टीयरिंग कमेटी ऑन वेजेस। अब ये कब हुआ था? इट वॉज सेटअप इन 1956। तो जब ये 1956 में बना था ये सेट हुआ था एज अ स्टडी ग्रुप ऑन वेजेस, मतलब वेजेस और वेजेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, लेबर रिलेटेड जो वेजेस होते हैं उसको स्टडी करने के लिए, ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए कि जो भी वेज रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, वेज कितना होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज कितना होना चाहिए, जो एरिया वाइज वेजेस होते हैं वो कैसे सेट होने चाहिए। तो उससे रिलेटेड एक स्टडी ग्रुप बना था जब ये बना था इन द ईयर 1956 एंड सब्सिक्वेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और बाद में इसको स्टीयरिंग कमेटी ऑन वेजेस बना दिया गया। It consists of representative from state government, employers and workers, and एक इकोनॉमिस्ट जो इंडिपेंडेंट होगा। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स क्यों? क्योंकि वेज रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये कमेटी बनी थी, तो इकोनॉमिक्स का होना ज़रूरी है। अब इसके फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन है टू स्टडी ट्रेंड्स इन वेजेस। जो भी वेज ट्रेंड है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर वेज सेट कर रहे हो तो सेम एरिया या इंडस्ट्री में और जगह क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसको स्टडी करना। प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या ट्रेंड है, ताकि वेज जब सेट होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देख के सेट होता है। कौन सी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड, मतलब कौन सी इंडस्ट्री है, क्या काम कर रही है, कौन से एरिया में सेट है, कौन सा रीजन है जिसमें वो सेट है। यही एक रीज़न है कि अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया का जो वेज स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में दिल्ली का वेज स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू यूपी, उत्तराखंड का वेज स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू गुजरात। तो ये जो ट्रेंड्स होते हैं इन सबको स्टडी करके फिर डिसाइड करना होता है। और सेकेंड फंक्शन क्या है? टू प्लान कलेक्शंस ऑफ मटेरियल फॉर ड्राइंग ऑफ द वेज मैप। वो सारे के सारे जो ट्रेंड्स हैं उसको कलेक्ट करना, वो सारे के सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना कि वो एक वेज मैप ड्रॉ कर सके। टू ड्रॉ अप रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम फॉर लेइंग डाउन प्रिंसिपल विच विल गाइड फॉर वेज फिक्सेशन अथॉरिटी। तो वेज फिक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है ये कमेटी। ये क्या कर रही है? ये स्टडी कर रही है कि वेज का ट्रेंड बाकी एरियाज़ में क्या क्या चल रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड एक वेज मैप ड्रॉ करना, और फिर फाइनली एक गाइड करना वेज फिक्सेशन अथॉरिटीज़ को कि आप इसको ऐसे ऐसे सेट करो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट क्या है इसका? ईयर 1956, क्योंकि फिर इसको सेट करने में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए प्लीज़ ध्यान में रखना। सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन मशीनरी। The 18th session of Standing Labour Committee in 1957 recommended the setting up of special machinery as the center as well as in the state। तो 18th सेशन जो हुआ था स्टैंडिंग लेबर कमेटी का, जो कि 1957 को हुआ था, उसमें तो 1958 में ये बन गई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था, ये रादर रिकमेंडेड किया गया था कि एक ऐसी स्पेशल मशीनरी क्या हो, फॉर्म हो सेंटर में भी और स्टेट में भी, जो कि इंश्योर कर सके एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर अवार्ड्स। लेबर अवार्ड्स का मतलब है जो भी डिस्प्यूट जो डिसाइड होते हैं उसमें जो अवार्ड मिलता है, जो डिसीजन होता है, जजमेंट, ठीक है, उसको हम लेबर अवार्ड्स बोलते हैं। जो जजमेंट्स होते हैं, तो जो कमेटी, मतलब ये जो रिकमेंडेशन गया था 1957 में SLC का, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि एक स्पेशल मशीनरी बने सेंटर में भी और स्टेट में भी। वो क्यों बने? ताकि वो एक
ये इंश्योर कर सके कि लेबर जो अवार्ड्स हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, लेबर अग्रीमेंट्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। और सच अ कमेटी वॉज सेटअप इन द ईयर 1958। तो कौन सब्सिक्वेंटली उसको फिर 1958 में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। क्यों? टू असेस द एक्सटेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज अवार्ड्स एंड टू एडवाइज द पार्टीज विच आर एंशियस टू इम्प्लीमेंट द अवार्ड्स होगा यहाँ पर, बट आर नॉट एबल टू डू सो ऑन द अकाउंट ऑफ सर्टन डिफिकल्टीज। तो अब और इसके साथ साथ कि पहले तो ये देखेगी ये मशीनरी, कौन सी मशीनरी, ये वाली मशीनरी, ये देखेगी कि प्रॉपरली जो लेबर अवार्ड्स है, लेबर के जो जजमेंट्स हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, अग्रीमेंट्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, कोड ऑफ डिसिप्लिन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, एज वेल एज अगर कोई पार्टी ये चाहती भी है कि प्रॉपरली जो अवार्ड्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो और किसी डिफ़िकल्टी की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो उसमें भी उस पार्टी को ये मशीनरी क्या करेगी, एडवाइस करेगी और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एनकरेज द ग्रोथ। 1958 में ये भी आई थी और इसका जो मेन मोटिव था ये क्या था, टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। अब देखो नाम से पता चल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेटिंग द लेबर्स, एजुकेटिंग द वर्कर्स, ताकि वो अपने राइट्स को समझ सके, वो अवेयर हो सके। ट्रेड यूनियंस जो होती हैं वो प्रॉपरली एजुकेट, तो इसमें क्या करते हैं ट्रेड यूनियंस जो वर्कर्स हैं उनके लिए वो कंडक्ट करवाते हैं एजुकेशन प्रोग्राम्स, बहुत लिटरेसी प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं ताकि उनके जो वर्कर्स हैं वो एजुकेट हो सके। अगर वर्कर लिटरेट होगा, एजुकेट होगा, तो वो अपने राइट्स को अच्छे से समझ पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। दिस कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से होते हैं, वर्कर्स से, एम्प्लॉयर्स से, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है। अब नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल consists of representatives of government, employers association, laborers organization and certain independent expert. It encourages productivity and in the country। तो ये मतलब ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या करती है, ट्राइपार्टाइट बॉडी है, तो तीनों ही डिपार्टमेंट से इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एज वेल एज गवर्नमेंट, और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी बैठेगा इस काउंसिल में। और इसका मेन मकसद क्या है, टू एनकरेज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो, कैसे एफिशिएंटली हमारा जो कंट्री है उसकी जो इंडस्ट्री से एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके किस वे में, प्रोडक्टिविटी के वे में एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हो। ये सब देखने का जो एक जिम्मेदारी है किस पे है, ये पर्टिकुलर काउंसिल पे। नाउ कम्स बाईपार्टाइट बॉडीज। अब इसमें दो बॉडीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, वर्क कमेटी एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, लेकिन मैं इस वीडियो में ये आपको नहीं करवा रही हूँ। पहले वर्क कमेटी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट करवाया था उस समय भी पढ़ाया है, एज वेल एज जब मैंने IR कोड करवाया था उस समय भी पढ़ाया है, एंड आई होप आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, वो वीडियो देखा होगा। तो मैं वो वर्क कमेटी नहीं करा रही हूँ। रही बात जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल की, तो जब मैं आपको वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट वाला टॉपिक करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये चीज़ कवर करवाऊंगी, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कवर करवाऊंगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप आपको ये ट्राइपार्टाइट बॉडी वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। अगर आपको और भी चीज़ें पूछनी है, कोई क्वेरी है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरे प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर भी करिए। अगर आपको लगता है कि शेयर करने वर्दी हैं तो आप प्लीज़ शेयर करिए। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे से प्लीज़ एंगेज होइए। आप कमेंट्स नहीं करते हो, आप कमेंट करके एटलीस्ट अगर आप ये बोलोगे कि वीडियो कैसा लगा, अपने फीडबैक दोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे समझ आ रहे हैं, समझ में कि नहीं भी आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन कमेंट करके आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हो और मुझे अच्छा लगेगा ये। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन बी सेफ, स्टे कनेक्टेड विद मी, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।